रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में 2 बच्चों समेत 13 लोग घायल हुए हैं। बेलगोरोद, जिसे इससे पहले भी कई बार निशाना बना चुका है यूक्रेन, वहां पर देखिए फ्रेश अटैक्स कैसे हुए हैं। ताजा हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। रिहायशी इलाके को बनाया गया निशाना। 2 बच्चे और 13 लोग, 2 बच्चों के समेत 13 लोग घायल हुए हैं इस हमले में। तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के मिसाइल अटैक से निप्रो में जमकर तबाही देखने को मिल रही है। पावलोराद में एक शॉपिंग सेंटर पर हमला हुआ है और इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 9 लोग घायल हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ताजा तस्वीर है। रूस का मिसाइल हमला हुआ निप्रो में और यहां पर कैसे चीख पुकार। पावलोराद में एक शॉपिंग सेंटर पर रूस ने हमला किया मिसाइल से और इस हमले में एक की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए हैं। तो 2 बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से और भी ज्यादा विध्वंसक हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंगी हालात हैं। रूस की तरफ से दहला कर रख दिया गया, यूक्रेन ने इमारतों को टारगेट किया है। एक तरफ यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले और वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से जो हमला किया गया, पलटवार किया गया, ये उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे। शॉपिंग सेंटर पर हमला किया गया रूस के बेलगोरोद में, यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक और इसमें भी जहां कई इमारतों को टारगेट पर लिया गया है, कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ रूस ने जो जवाबी हमला किया उसमें भी एक की मौत और 9 लोग घायल हुए। और खास बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो देशों को भी रूस टारगेट कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में नाटो की जमीन पर तीसरा हमला हुआ है। जर्मनी और बुल्गारिया में रूस के ड्रोन अटैक हुए हैं। रोमानिया की सीमा में भी रूसी ड्रोन नजर आया है। तो देखिए खतरा किस कदर बढ़ता नजर आ रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब नाटो देश भी रूस के हमले की जद में है और इसका अंजाम क्या हो सकता है ये हम सब जानते हैं। और इसकी परवाह किए बगैर रूस अब नाटो देशों को भी निशाना बना रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में यह एक नया टर्न है। नाटो देशों तक पहुंची है जंग। खबर समझिए, नाटो देशों को टारगेट कर रहा है रूस। एक हफ्ते में नाटो की जमीन पर यह तीसरा अटैक है। टारगेट पर कौन से देश हैं? जर्मनी और बुल्गारिया जैसे देश टारगेट पर हैं। जर्मनी की बात की जाए तो 4 अगस्त को हेली एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन मिला। विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर से लैस था ड्रोन। यूक्रेन के कार्गो प्लेन के करीब मौजूद था ड्रोन। इसके बाद जर्मनी 6 अगस्त की तारीख मैकेनब्रिज में 2 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। इसके अलावा बंडेश्वर सैन्य अड्डे के आसपास भी ड्रोन दिखे, जहां जर्मनी की अंडरग्राउंड सैन्य फैसिलिटी मौजूद थी। बुल्गारिया में 8 अगस्त की तारीख याद कीजिए। बुल्गारिया में जोरदार ड्रोन विस्फोट हुआ। कल ट्रांस बाल्कन गैस पाइपलाइन के पास यह धमाका हुआ। रोमानिया बुल्गारिया बॉर्डर के पास यह ड्रोन अटैक हुआ है। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या रूस अब नाटो देशों को निशाना बना रहा है? क्या पुतिन इन हमलों से नाटो को संदेश देना चाहते हैं? नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद बंद ना की तो हमले जारी रहेंगे। कुल मिलाकर यह एक मैसेज देते हुए पुतिन इन हमलों के जरिए नजर आते हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, किस तरह से इन हमलों को देखा जाए और क्या वाकई रूस एक तरह की वाटर टेस्टिंग कर रहा है कि देखते हैं नाटो देशों पर हमला करके कि होता क्या है? क्या उस तरह का रिएक्शन आता भी है या नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर 2 कदम और आगे बढ़ते हैं, क्या यह सोच है? हाँ समीर, बिल्कुल। देखो, सच्चाई यह है कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अभी अगर आप देखें, इस लड़ाई का एक नया मोड़ आ गया है कि जो लैंड ऑपरेशन ऑलमोस्ट वो फ्रीज हो चुके हैं, कोई ज़्यादा उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही,
मगर दोनों तरफ से रूस और जो यूक्रेन की तरफ से एयर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा चल पड़े हैं, मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। जो एक प्रकार से यूक्रेन अभी तक डटा हुआ है, उसकी एक वजह है कि उसको अमेरिका और जो नेटो कंट्री से हथियार मिल रहे, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से रूस के अंदर घुस के 36 में से 22 जो उसकी रिफाइनरी उनको बर्बाद कर दिया, इससे कहीं ना कहीं पुतिन भी बुखलाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके इसका बदला लिया जाए। तो वो जिस प्रकार से हमला कर रहे हैं यूक्रेन पे, वो भी बहुत सटीक है, काफ़ी नुकसान यूक्रेन को। अब वो चाहते हैं कि ये नेटो कंट्री जो इसकी मदद कर रहे हैं वो इसको मदद ना करें, इसीलिए अगर आप देखें इन नेटो कंट्रीज़ के ऊपर हमले स्टार्ट हुए हैं। किसी प्रकार से वो डिनाइल मोड में, उसने ये नहीं बोला कि रूस ने ये हमले किए, मगर बल्गेरिया, अगर आप जर्मनी देखें और उसके बाद रोमानिया देखें, यहाँ पर जो ड्रोन के अटैक हुए हैं उसके 3 मकसद हैं। एक तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भेजा नेटो को कि अगर आप यूक्रेन की मदद करेंगे तो अगला टारगेट नेटो हो सकता है। दूसरा एक ये इंपॉर्टेंट चीज जो आप इशारा कर रहे थे समीर, कि जो आर्टिकल 5 है नेटो का, उसमें बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है कि अटैक ऑन वन कंट्री ऑफ नेटो, अटैक ऑन ऑल कंट्रीज ऑफ नेटो, कि कहीं वो परखना चाहते हैं कि अगर इस एक देश पे हमला होता है क्या पूरा नेटो हमला करेगा, ये भी दूसरी वजह। मगर ये सच्चाई है कि ये लड़ाई एक नए मोड़ पे पहुंच गई है, दोनों तरफ से बहुत सटीक हमले हो रहे हैं, और यूक्रेन ने भी जो डैमेज किया है, स्पेशली ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी सेक्टर, सप्लाई चेन को तोड़ दिया, कमांड एंड कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं पुतिन भी बैकफुट पे हैं, इसीलिए उसने नॉर्थ कोरिया से जो ट्रुप्स लिए हैं। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि एक तरह से जिस वाटर टेस्टिंग का यहां पर सवाल किया गया था, और यह भी सवाल है कि क्या पुतिन ये कोशिश कर रहे जानने की कि जो आर्टिकल 5 है क्या वो महज कागजी है या फिर वाकई में व्यवहारिक तौर पर इसको अमल में लाया जा सकता है नेटो की तरफ से। एक और बड़ी खबर, रूस का खार्किव के एक और इलाके पर कब्जा हुआ है। विध्वंसक जंग के बाद इवानोव्का पर रूस का कब्जा, यूक्रेनी एनर्जी सेक्टर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को अंजाम दिया गया। खार्किव की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और वहीं रूस पर यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला हुआ है। रूसी D-20 तोप पर यूक्रेनी ड्रोन स्ट्राइक हो गई। यूक्रेन के हमले में 2 D-20 तोप तबाह हो गए। तो 2 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए कैसे हमले हुए हैं, और यूक्रेन के हमले में 2 D-20 तोप रूस की तबाह कर दी गई। रूस का खार्किव के एक और इलाके पर हो गया है कब्जा, जिसका नाम है इवानोव्का। इस पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया है। तो हमलों के बीच लगातार रूस आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन की जमीन पर कर रहा है कब्जा। और रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी जंगी तैयारी सामने आई है। रूस के दक्षिणी फ्लैंक में नाटो का एक्शन दिखा है। नाटो ने रूसी सीमा के पास एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। ब्लैक सी में निगरानी विमान के साथ सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ब्लैक सी में निगरानी विमान के साथ सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। वॉर प्रैक्टिस किस तरह से चल रही है। रूसी सीमा के पास भी एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं वॉर प्रैक्टिस की, किस तरह से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस के दक्षिणी फ्लैंक में नाटो का यह एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल यह है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है ब्लैक सी के पास कैसे नाटो का ये जो बड़ा प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। भले अभी ये युद्धाभ्यास के तौर पर है, तो क्या नाटो करेगा बड़ा प्रहार? क्या रूस के खिलाफ कुछ बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिलेगा? बिग ब्रेकिंग क्या है? रूस के खिलाफ नाटो की बहुत बड़ी जंगी तैयारी है। ब्लैक सी में ब्रीज 2026 नौसैनिक ड्रिल, ये इसका नाम है, जिसको अंजाम दिया जा रहा है। खबर क्या है? नाटो ने रूस की दक्षिणी सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। ब्लैक सी में एयर पेट्रोलिंग और सर्विलांस मिशन को तेज किया गया है। नाटो का एक्शन, स्पेन एयरफोर्स की रोमानिया में तैनाती कर दी गई है। स्पेन ने 7 F-18M लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। A400M टैंकर, 3 NH-90 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। RQ-4D ड्रोन और
E-3A अवाक्स की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। रूस का दावा क्या है? नेटो की तैनाती से इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। अब आगे क्या हो सकता है, सवाल यह भी है। ब्लैक सी में रूस और नेटो में जंग संभव है। एफएम ओपी तिवारी सर हमारे साथ है। ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, नेटो का युद्धाभ्यास और ये ताजा तैनाती, क्या किसी तरह की वार्निंग, क्या किसी तरह की पॉस्चरिंग है रूस के खिलाफ, या फिर वाकई में आने वाले वक्त में कोई बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है नेटो वर्सेस रूस? ये हम देख रहे हैं, उस तरफ हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। करुणा, देखो, नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। नेटो के जो यूरोप के जितने भी देश थे वो चाहते थे, अकेले उन्होंने अपनी सुरक्षा के इंतजाम बहुत मजबूत नहीं किया हुआ, बिकॉज अमेरिका के भरोसे थे। हाँ, अब सारे इकट्ठा होकर अब रूस से लड़ सकते हैं, ये देखने की बात है। इतने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कोई डायरेक्ट वॉर यूरोप के किसी देश ने लड़ाई नहीं की है, तो ये तो प्रूव है कि इनकी फौज में जंग लग चुकी है। यही रशिया बार बार टेस्ट करना चाहता है, टेस्ट कर भी चुका है। अभी जैसे बल्गेरिया और जर्मनी में ड्रॉप किया उसने, इसके पहले रोमानिया और पोलैंड में डाला था। रोमानिया में तो भी हुआ, पोलैंड में भी, कि उनके फाइटर्स एयरबोर्न हुए और उसको टारगेट भी नहीं कर पाए। इसका मतलब कि उनका आइडेंटिफिकेशन भी कमजोर था और टारगेट करना, डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज नहीं थी। तो दो जगह टेस्ट कर चुका था। जहां जर्मनी और बल्गेरिया का सवाल है, जर्मनी का देखिए, जर्मनी थोड़ा सा अलग रहा है यूरोपियन नेशन से, वो थोड़ा अपने आप को अलग करना चाहता था। तो हो सकता है ये सब अटैक होते रहेंगे तो ये देश अपने आप को नेटो से दूर होते रहेंगे। अब जहां तक एरियल सवाल है, ये कंबाइंड इफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, हम मजबूत हैं, लेकिन ये एक देश दूसरे के लिए खड़े होंगे कि नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इंग्लैंड पर अटैक किया तो फ्रांस उसके साथ खड़ा होगा कि नहीं, जर्मनी खड़ा होगा कि नहीं, बिकॉज ये छोटे छोटे देश हैं। इनकी जो जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफी है, यूक्रेन से कई गुने छोटे हैं। इनके पर अगर अटैक किया तो इनकी तबाही काफ़ी हो जाएगी। तो ये अब जिस तरीके से इन्होंने जिसे यूक्रेन में इस वॉर में एक बड़ा नया डायमेंशन ऐड किया था, जिससे विश्व को कभी किसी कल्पना नहीं थी कि ये ड्रोन फ्लाई करेंगे और ऐसा डैमेज करेंगे। बिकॉज ड्रोन को रोकना बहुत मुश्किल है, बनाना बहुत आसान है। ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री तो नहीं है कि जहां रशिया उसको डिस्ट्रॉय करे। ये तो हर फर्नीचर फैक्ट्री में, छोटे घरों में बनते हैं। इसमें नेटो देश उसको आर्मामेंट्स और ये सॉफ्टवेयर पैकेज सप्लाई कर रहे हैं ताकि ये बनता रहे। तो उसको काउंटर करने के लिए नेटो को डराना अत्यंत आवश्यक है पुतिन के लिए। ये समय समय पर टेस्ट करते रहेंगे। अगर नेटो माइनस अमेरिका ने अगर रशिया के ऊपर अटैक किया तो यूरोप के काफ़ी देश तबाह हो जाएंगे। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन जैसा नहीं है, एरिया यूक्रेन जैसा नहीं है कि वो बच सकते हैं। ईरान इतना बड़ा नहीं है, ये छोटे छोटे देश है। अगर एक स्ट्रेटेजिक टारगेट अच्छी तरह डिस्ट्रॉय किया तो ये परेशान हो जाएंगे। ये यूरोपियन नेशन को भली बात मालूम है, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि यूक्रेन की जो हेल्प कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर जाए तो रशिया ऐसी गलती नहीं करेगा कि नेटो के यूरोपियन देशों को वॉर में इन्वॉल्व करने की कोशिश करे। ये पुतिन का डेस्परेट अटेम्प्ट होगा, बिकॉज जिस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं। 4-4.5 साल हो गए हैं, जनता वहाँ उनके परेशान हो गई है, पुतिन से ही परेशान हो गई है। तो पुतिन अगला स्टेप क्या लेंगे? हो सकता है कि नेटो किसी देश को स्ट्राइक करें। इसका अंदेशा नेटो देशों को है, तो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक साथ हैं और आपसे हम मुकाबला कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। इसकी गलतफहमी आप में नहीं होनी चाहिए। ये देखने की बात है कब तक चलता है। ठीक बात है, कम से कम ये जताने की कोशिश तो जरूर नेटो देशों की तरफ से की जा रही है और रूस भी एक तरह से परीक्षा लेता दिखता है। वहीं कुर्स से सामने आई है हैरान कर देने वाली तस्वीरें। यूक्रेनी ड्रोन पर राइफल से फायरिंग करते नजर आए रूसी सैनिक। कई ड्रोन तबाह करने का दावा किया गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गोला बारूद चल रहा है दोनों तरफ से। और खास बात यह है कि ड्रोन अटैक्स को नाकाम करने की कोशिश जो ग्राउंड पर मौजूद सैनिक हैं, रूसी सैनिक हैं, वो कैसे कर रहे हैं। इस जबरदस्त हमले के बीच गोला बारूद जिस तरह से चल रहा है, वो तस्वीरें देखिए कैमरे में कैद हुई हैं और ड्रोन अटैक्स को नाकाम करने की कोशिश करते हुए कुछ जवान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली, देखिए तो। और एक और बड़ी खबर, लुहांस्क में यूक्रेन का ड्रोन से बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना के लॉजिस्टिक पार्क को टारगेट पर लिया गया, निशाना बनाया गया। यूक्रेन के हमले में कई ट्रक जलकर खाक हुए। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें लुहांस्क की है जहां पर यूक्रेन ने ड्रोन से बड़ा हमला किया। ये वो इलाका है जहां पर रूस का कब्जा है। रूसी सेना के लॉजिस्टिक पार्क को
निशाना बनाया गया और हमला किया गया। और यूक्रेन के इस हमले में जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कई ट्रक जलकर खाक हो गए। और हथियार को लेकर तुर्की से आई बड़ी खबर, यूक्रेन को ATACMS मिसाइल देगा तुर्की। भारी संख्या में कई और हथियार तुर्की की तरफ से यूक्रेन को दिए जाएंगे। अमेरिका ने हथियार री एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी। देखिए, हथियारों को लेकर यह बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की के हथियार से क्या जंग और ज्यादा नहीं भड़केगी? बिल्कुल, आसार तो यही है कि जंग में और ज्यादा इजाफा होगा, यह आग और भड़केगी। खबर देखिए क्या है, यूक्रेन को तुर्की भारी संख्या में हथियार दे रहा है। अमेरिका को हथियार री एक्सपोर्ट से कोई दिक्कत भी नहीं है। तुर्की के कई हथियार अमेरिका में ही बनाए गए। बिल्कुल, और कौन कौन से हथियार जो दिए जा रहे हैं, हथियारों की संख्या भी आप देखिए। सबसे पहले अगर बात करें M39 ATACMS मिसाइल की बात करें तो 70 मिसाइलें ये दी गई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें M270 लॉन्चर्स की तो 12 की संख्या में ये जो हथियार हैं वो तुर्की की तरफ से यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। और M26 रॉकेट, या आप देखिए इसकी संख्या क्या है, 2524। जी हाँ, इसके अलावा क्लस्टर आर्टिलरी शेल जो हैं वो 47,000 के करीब दिए गए। बड़ी बात तो ये है कि M39 मिसाइल की कैटेगरी भी हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। रेंज है इसकी 165 किलोमीटर। खासियत देखिए, क्लस्टर वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। तो ये बहुत घातक हथियार हैं और आशंका तो यही है करुणा कि तुर्की के इन हथियारों के आने के बाद ये जंग और भड़केगी। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास सर भी जुड़े हुए हैं। श्रीवास सर, ये जो हालात आपको बनते नजर आ रहे हैं, हमने देखा कि कैसे जो ड्रोन पावर है उससे बैकफुट पर एक तरह से जो रशियन फोर्सेस है उसको लाने पर मजबूर कर दिया गया। तुर्की की जो ताजा मदद है और बड़े ऐसे हथियार है कि जिनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा, बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस मदद को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें यूक्रेन का कि भाई यूक्रेन की ताकत क्या थी और यूक्रेन के पास कमियां क्या थी। देखो, यूक्रेन की जो ताकत थी उसके ड्रोन थे, वो अंदर घुस के काफ़ी कम से कम 1200-1500 किलोमीटर अंदर घुस गए हैं रूस के अंदर और उसकी रिफाइनरी और लॉजिस्टिक सिस्टम को बर्बाद किया। मगर उसके पास कमी क्या थी? उसका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं था, उसके पास मिसाइल रॉकेट नहीं थे, ना उसके पास ATACM नहीं थे। और नेटो इस कंट्री देने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनके पास भी अब जो हथियार होने चाहिए लिमिट वो कम थी। अमेरिका भी इन्वॉल्व था ईरान में। अब जो टर्की आ गया, वैसे तो वो नेटो का हिस्सा है मगर उसके सबसे ज़्यादा अगर आप देखें सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है टर्की नेटो की, और उसकी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। और वो अब जो आप ATACM भी दे रहा है, मिसाइल भी दे रहा है, रॉकेट भी दे रहा है, मुझे लगता है इससे फिर लड़ाई की जो इंटेंसिटी बढ़ेगी, दोनों तरफ से युद्ध बढ़ेगा। अगर आप देखें कि स्वॉट एनालिसिस अगर रूस का किया जाए, उसके अंदर क्या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, रूस की स्ट्रेंथ उसके मिसाइल्स हैं, रूस की स्ट्रेंथ उसके रॉकेट है, रूस की स्ट्रेंथ उसका एयर डिफेंस सिस्टम है। मगर उसको यूक्रेन को तरीका आ गया, ड्रोन जो छोटे होते हैं जो कि रडार में पकड़ नहीं जाते उससे करके गया है। मगर ये सच्चाई है, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है। वो अभी पेट्रोइट मिसाइल लेना चाहता है अमेरिका से, वो अभी तक देने को तैयार नहीं है क्योंकि ईरान के अंदर और खाड़ी देशों को दे रहे। अगर आप देखें दोनों तरफ से लड़ाई की तैयारी हो रही है, दोबारा हथियार लिए जा रहे हैं और जिस प्रकार से यूक्रेन को टर्की हथियार दे रहा है तो ये लगता है कि यूक्रेन और लड़ पाएगा। और ये सच्चाई, क्या ये नाटो में लड़ाई जा सकती है? मुझे लगता नहीं कि नाटो में लड़ाई जा सकती, क्योंकि ऐसा गलती रूस नहीं करेगा कि अगर इकट्ठी पावर नाटो की देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा है रूस से, और अमेरिका भी इसके अंदर साथ आ सकता है। मगर वो टेस्ट करेगा, इनके पेशेंस को टेस्ट करेगा, इनके ऊपर एक मैसेजिंग करेगा कि आप यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। रूस का रुपया टर्की की तरफ क्या होगा, ये एक बहुत ही बड़ी
जो इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि टर्की के रूस के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे। बिल्कुल। अगर वो टर्की अब इख्तियार दे रहा है यूक्रेन पे, जो गेम चेंजर हो सकते हैं, तो रूस का उसकी तरफ क्या रुख होगा ये समय ही सही बात है सर, सारे रिश्ते बदलते नजर आ रहे हैं और इस जंग ने सारे अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को बदल कर रख दिया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और देखिए, यूक्रेन में अमेरिकी रक्षा कवच पर भी सवाल उठ रहे हैं। जर्मन अखबार में यूक्रेन की चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। कीव में कई बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो सकी। हमले में पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलें नाकाम रहीं। यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भी भारी कमी है, ये कहा गया। तो पुतिन की मिसाइल यूक्रेन के लिए कैसे काल बन रही है, आप जरा देखिए। नंबर 1, जर्मन अखबार डाई वॉल्ट की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया? रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। पैट्रियट रूसी बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं रोक सके और हमलों में सैन्य लॉजिस्टिक ठिकाने निशाने पर है लगातार रूस के। जी हां, कीव और आसपास के इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर सीधे सीधे सवाल है। ज़ेलेंस्की अमेरिका पर अब और ज्यादा दबाव बढ़ा सकते हैं। ज़ेलेंस्की एयर डिफेंस की मांग कर सकते हैं, इसके आसार नजर आते हैं। और वहीं एक अहम खबर और आपको बता दें, पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिएव की यूरोप को बड़ी चेतावनी सामने आई। रूसी गैस छोड़ने पर यूरोप को चुकानी होगी कीमत। दिमित्रिएव ने ईयू की ऊर्जा नीति को बड़ी भूल बताया है। तो देखिए, ईयू की ऊर्जा नीति को बड़ी भूल बताया गया है। दिमित्रिएव ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साफ तौर पर रूसी गैस छोड़ने के मुद्दे पर यूरोप को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। सीधे सीधे ये तो यूरोप को चेतावनी। तो रूसी ऊर्जा से दूरी यूरोप की मजबूरी है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। खबर क्या आ रही, पहले आप ये देखिए। रूस की यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी, रूसी गैस छोड़ने की कीमत यूरोपीय यूनियन चुकाएगा। अगली सर्दियों में बढ़ सकता है ऊर्जा का संकट, तबाह हो जाएगी यूरोप की अर्थव्यवस्था। अब रूस की धमकी, आप जरा देखिए ये क्यों। ईयू का रूस पर निर्भरता खत्म करने का फैसला, यूरोपीय देशों से रूसी गैस पाइपलाइन हटाई जा रही। रूस की यूरोप को गैस सप्लाई पहले ही काफी कम हो गई है, अब दूसरे देशों से ऊर्जा सप्लाई ले रहा है रूस। अब आगे क्या होगा? रूस के खिलाफ प्रतिबंध और ज्यादा यूरोपीय यूनियन करेगा। ईयू अब अमेरिका से ज्यादा एलएनजी सप्लाई लेगा। यूरोपीय देश यूक्रेन को समर्थन जारी रखेंगे। महंगी ऊर्जा से घरेलू राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। समीर, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ईयू की ऊर्जा नीति को जिस तरह से बड़ी भूल बताया जा रहा है, इसके मतलब, इसके मायने क्या हैं और आने वाले वक्त में क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? ओपी तिवारी जी, अगर आप इस खबर को हमारे दर्शकों के लिए और ज्यादा डिकोड कर पाएं। समीर, देखिए, वॉर जब शुरू हुआ था 4 साल हो गए, लेकिन यूरोप ने रशिया से गैस देना बंद नहीं किया था क्योंकि सस्ता था और फिजिबल था। हाँ। अभी जिस तरीके से चाहते हैं कि अमेरिका की तरफ यूरोप का झुकाव हो जाओ, लेकिन यूरोपियन यूनियन में 29 से 30 देश हैं। सारे देश को आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो रशिया के गैस को बंद करके हम इनसे यूरोप से लें। तो ये डराने की कोशिश अवश्य की जा रही है, लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन में एक फैक्टर मीन्स बदलाव अवश्य आएगा कि जो थोड़े गरीब देश है, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, वो इसके सामने आएंगे और वो रशिया से गैस लेता अवश्य रहेंगे। और ये जो अगर उनको विवश किया जाएगा तो इसमें रशिया एक फर्म स्टैंड लेगा। वही धमकी इनको दे रहा है कि यार हमसे बंद करोगे तो आप क्या करेंगे। अगर गलती से इस विंटर्स में अगर गैस नहीं मिली, यूरोप जिस तरीके से अभी गर्मी का प्रभाव झेल रहा था, जितनी परेशान था, उतनी जाड़े में भी, ठंड में भी झेलेगा। वहाँ की जनता परेशान हो जाएगी। हो सकता है ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में परेशानी ना हो, लेकिन हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और बाकी जो दूसरे देश हैं जो इनके पास इतने पैसे नहीं है, वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ये धमकी बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरे ख्याल से यूरोप को हाइस्टी कंसेंसस देखने दोबारा लेना पड़ेगा। ये मकसद आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए दूसरे देशों का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें रूस इस समय डोमिनेटिंग सिचुएशन पर है। जिस तरीके बात कर रहे थे, अगर गैस नहीं लेंगे तो रूस पर ज़्यादा सैंक्शंस हो सकते हैं, रूस की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन यूरोप अभी तक खाली रूस के गैस पर ही निर्भर रहा है
अब इतनी गैस पाइपलाइन और कैसे यूरोप से आएगी या कुछ अलग देशों से आएगी उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब जिस तरीके से आप देख रहे थे कि देश का जो समीकरण है विश्व का काफ़ी बदल रहा है, इस तरीके से हो सकता है कि यूरोपियन नेशन में भी बदलाव आए, एक अलग ग्रुप बने जो रशिया की तरफ उसका झुकाव हो जाए। ये देखने की बात है। अगर जब तक ये यूक्रेन को ये सपोर्ट करना न बंद करेंगे, जब तक यूक्रेन सपोर्ट नहीं बंद करेंगे, बिकॉज रशिया के लिए एक बहुत बड़ा देश है, रशिया को सारे ड्रोन्स को गिराना इतना आसान नहीं है। इसीलिए यूक्रेन अपने आप में सक्षम हो रहा है कि छोटे मोटे ड्रोन भेज के रिफाइनरी पर अटैक करके परेशान कर दे रहा। ये वॉर अगर लंबी चलती रही तो किसी का भी रशिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये सब सुलझा करने के लिए जो उसका हेल्प करने वाले हैं उसके ऊपर पुतिन को दबाव डालना। और सर एक खबर अभी हमने दिखाई भी, जो अभी ओपी तिवारी सर आपने कहा कि रूस एक बार फिर से कैसे और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभर रहा है, और एक खबर इससे पहले हमने दिखाई जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि कैसे जो अमेरिका की तरफ से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिला हुआ है वो भी नाकाम साबित हो रहे हैं जब रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी चिंता का सबब सर अश्विनी सिवाज ये यूक्रेन के लिए है और साथ ही साथ अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों के लिए है? देखो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को जो दिया गया था पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, और थर्ड वो कामयाब नहीं रहा। पहले तो कम है और दूसरा जो है वो कामयाब भी नहीं रहा, उसको और चाहिए। और आप देखें कि रूस ने टेक्निक क्या अपनाई है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, ब्लास्टिक मिसाइल का किया है, उसके बाद उसने रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। तो जिस प्रकार से सटीक हमले यूक्रेन पे हुए हैं, यूक्रेन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, यूक्रेन की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को तोड़ दिया है, कम्युनिकेशन, कमांड एंड कंट्रोल। और अब आप एक बड़ी चतुराई से रूस क्या कर रहा है कि इसको ब्लैक सी से काट रहा है। उड़ीसा जो इनका एक सबसे बड़ा पोर्ट है और जो उसके साथ दूसरा पोर्ट है, उसको इस प्रकार से काटा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लैक सी से यूक्रेन का नाता ही टूट जाए। तो मतलब यह है कि जिस प्रकार से लड़ाई बढ़ती जा रही है, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, यूक्रेन ब्लैक सी से हट जाएगा, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है और वो नहीं मिल पा रहा है अमेरिका से, क्यों ईरान की लड़ाई और खाड़ी देश में देने के लिए। तो ये भी सच है, मगर हमें ये भी देखना है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो एडवर्स रूस पे भी है। रूस के ऊपर जो ड्रोन हमले किए हैं यूक्रेन ने, वो उसकी रिफाइनरी को बर्बाद, उसके एनर्जी सेक्टर को बर्बाद किया है, उसकी भी सप्लाई चेन। और इसीलिए जो बात आ रही है, अगर वो यूरोप को पाइपलाइन से गैस नहीं देगा तो फिर क्या। अगर आप देखें वो चीन के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ मंगोलिया के थ्रू पाइपलाइन आप बिछा रहा है, जो पहले चीन नहीं मान रहा था। इसका मतलब वो एक दूसरा कस्टमर ढूंढ रहा है, उसको मालूम है आने वाले समय में यूरोप उसकी गैस और नहीं खरीदेगा, ऑयल भी नहीं खरीदेगा। तो ये बदलता हुआ समीकरण है करुणा। मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई ज्यादा लंबी चली तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को नुकसान होगा और यूरोप भी इसका असर पूरी दुनिया भुगतेगी। और देखिए रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की भी डायरेक्ट एंट्री हो गई है। रूस में उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट की तैनाती की गई है। रूस में 30 से 50 हजार नॉर्थ कोरियाई जवान मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया की तैनाती पर ज़ेलेंस्की की तरफ से यह दावा किया गया है कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया इस जंग में रूस के साथ खड़ा हुआ है। तो पुतिन किम की सैन्य साझेदारी, खबर क्या है ये आप जानिए। ज़ेलेंस्की क्या दावा कर रहे हैं पहले आप ये समझिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस उत्तर कोरिया की विनाशक तैयारी। रूस में 30 से 50 हजार उत्तर कोरियाई जवान मौजूद हैं। यूक्रेन पर हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं बाकायदा ये नॉर्थ कोरियाई जवान। जी हाँ, यूक्रेन में नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों का भी इस्तेमाल हो रहा है। मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है उत्तर कोरिया। रूस के वोरोनेज में किम के सैनिकों की तैनाती की गई है। गोला बारूद से रूस की मदद कर रहा है उत्तर कोरिया। दुनिया के लिए खतरा है रूस उत्तर कोरिया की दोस्ती, ये ज़ेलेंस्की का दावा है। और अहम खबर है, पेंटागन ने छिपाई हथियारों की टेस्ट रिपोर्ट। 25 साल पुरानी टेस्ट रिपोर्ट छिपाई गई। F-35 प्रोजेक्ट की जानकारी भी छिपाई। रिपोर्ट्स देखने के लिए बैकग्राउंड चेक जरूरी। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है पेंटागन के हवाले से कि पेंटागन ने छिपाई वेपन टेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को क्यों छिपाया गया, खबर क्या है ये समझिए। 25 सालों की जो हथियार टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उन्हें दुनिया से छिपाया गया।
F-35 समेत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी छिपा ली गई। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? रिपोर्ट छिपाने की नौबत क्यों आई? हथियारों की कमी सामने आने का डर था। यह एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही। इसके अलावा AI के जरिए कमी सामने आने की आशंका भी जताई जा रही। छिपाने पर हंगामा हो क्यों रहा है, यह आप जानिए। सैनिकों की जान को खतरा हो सकता है, ये एक बड़ा इसमें अहम पहलू निकल कर आ रहा है सामने। जी हां, तो अंदर ही अंदर खामियों से भरा ये पूरा ढांचा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहीं ना कहीं एहसास होता है एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी। मतलब जो कुछ कहा जाता है, जो हवा बनाया जाता है अमेरिका का, कहीं ऐसा तो नहीं कि असलियत कुछ और ही है? समीर, इसमें बहुत इसकी आशंका बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मैं पहले इस बात पर आने के पहले बताऊंगा, जो F-16 अमेरिका के पास थे और जो बाकी देशों के बेचा, उसमें बिल्कुल अंतर था। अभी जितने इक्विपमेंट्स है सब अमेरिका ज़्यादातर बनाता है बेचने के लिए। अगर असलियत सामने आ जाएगा तो उसका मार्केट ही खत्म हो जाएगा। बिकॉज इजराइल और कई और देश हैं जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है, उनका डिमांड बढ़ेगा। ये रिपोर्ट छपाना, एक्चुअली ये फील्ड ट्रायल छपाना उनके लिए बहुत आवश्यक था। अदरवाइज इनकी कंपनी के ऊपर बाकी देशों का तो विश्वास कम हो जाएगा कि क्या बना रहे हैं, असलियत है कि गलत है। कोई चाइना जैसा माल तो नहीं बना रहे थे जैसे चाइना की बात होती है। अगर ये सामने आ जाएगी, ये रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, तभी भी देखेंगे कि अब जितने देश हैं जो अपने आप को आत्मनिर्भर करना, मतलब अपने आप को इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, सही बात है। और उनका मार्केट कमजोर होगा। ये दिक्कतें हर उस जगह पर आ रही हैं, हर उस देश में आ रही हैं जहां पर अमेरिकी हथियार सप्लाई हो रहे हैं, और मौजूदा जो खामियां हैं वो झेल रहा है यूक्रेन, या कहें इसके लिए मजबूर है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।